इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। एक ही बात जानते हैं कि आज हम जो यहाँ खड़े हैं, जो आज हम लोग सबके लिए लड़ सकते हैं और लड़ पा रहे हैं, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। तो इसलिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हम कुछ भी करें, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे मेन वाइटल भाग है और हमेशा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इंडियन सिटीजन कुछ नहीं है, इंडिया कुछ नहीं है। इंडिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया की वजह से, दोनों एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले था, है और हमेशा रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा सब कुछ है, बिकॉज वी आर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर हियर बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई रीजन है ही नहीं कि हम खड़े होकर आज इतना बोल सकते हैं सबके सामने, जो पहले इंडिया में था ही नहीं। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो इंडिया की एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनी, इंडिया अपने आप को एक अलग कंट्री कह पाया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे नहीं होते। थैंक यू। सभी लोग शांत हो जाएं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश में मानवता और समानता के लिए लगा दिया, ऐसे महामानव को नमन करती हूँ मैं। और बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए आज की इस संयुक्त जयंती के उपलक्ष्य में महिला आरक्षण बिल एवं ओबीसी की जातिगत जनगणना सहयोगी समाज के अनेक मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा की ज्योति जलाई और शिक्षा को लेकर महिलाओं को हक अधिकार दिलाए, और उसके बाद बाबा साहब ने संविधान बना के हम सबको हक अधिकार दिए हैं। हम सबको अपनी यूनिटी के साथ में काम करना चाहिए। और महिला आरक्षण को लेकर मैं यही कहूंगी कि हमारी SC ST OBC की महिलाओं को अपनी भागीदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आरक्षण का हमें लाभ तभी मिलेगा जब हम घर से निकलेंगे और राजनीति में भाग लेंगे, तभी हम उसका लाभ भी ले पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे महिलाएं बहुत सारी आई हुई हैं, वो लोग राजनीति में भाग लें और अपनी हिस्सेदारी लें, तभी हम लोग सभी अपने हक अधिकार ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। कुछ बोल दिया उन्होंने, यूँ कह ले कि गागर में सागर हो गया। और देखिए ये कोई धार्मिक सभा नहीं है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, तो हम लोग धर्म से हट के बात करने वाले, क्योंकि यहाँ हमारा संवैधानिक अधिकार की बात है, अपने राजनीतिक सामाजिक न्याय की बात है, अधिकार की बात है। तो बस हम यही तक की बातें करेंगे। और सारे कम्युनिटी के लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए और किसी विशेष धर्म को फोकस नहीं करना है। जैसे किसी बहन ने बोला देवी माता या जो भी, और कहते हैं ना कि नारियां जो है चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन पुरुष प्रधान देश रहा है, ये हमेशा नारियों को दबाता रहा है। शारीरिक रूप से कभी नारी कमजोर रही ही नहीं। नारी जो कर सकती है वो पुरुष कभी नहीं कर सकता। शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है, इसका एक जीता जाता उदाहरण है। आप सभी समझते हैं इस चीज को। और पुरुष समाज ने इसे मानसिक रूप से कमजोर बनाया। मानसिक रूप से कमजोर बनाने से ये अपने आप को कमजोर समझने लगे। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो जाहिर सी बात है आप फिजिकली मानसिक रूप से कमजोर हैं तो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। इसी के साथ में एक शेयर के माध्यम से आपसे बोलना चाहूंगी कि हम इस देश की बेटी है, हम इस देश की बेटी है। धरती हमारी माता है, कफन लपेट कर हमको भी मरने आता है। कि हम इस देश की बेटी है, धरती हमारी माता है, कफन लपेट कर हमको भी मरने आता है। पड़ेगा वक्त तो आंचल कफन बना लेंगे, छुड़ा के मेहंदी को तलवार हम उठा लेंगे, छुड़ा के मेहंदी को तलवार हम उठा लेंगे। इसी के साथ मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी माननीय। और पहले जब इस प्रोग्राम को करना था उससे पहले बात हुई थी कि इस बार सारा संचालन यहाँ स्टेज पर महिलाओं का ही होगा, तो मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर याद आ रहे डॉक्टर साहब के नाम से। तो मुझे इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो नया शुरू कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और जैसे कि अभी
रफीक भाई ने बताया, जो हमारा बिल पास हुआ है महिला आरक्षण बिल, उस पर मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी कि राजनीतिक में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है और वोटिंग परसेंटेज कितनी है। महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पास हुआ है, उसको पहली बात तो ना तो महिला आरक्षण बिल का नाम दिया है, पहले इसका नाम रखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें भी आरक्षण महिलाओं का नाम है ही नहीं। और महिला आरक्षण बिल पास हुआ हम महिलाओं को राजनीतिक में हिस्सेदारी के लिए, तो इसमें जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है पुरुषों के बराबर है। 48% जो है पुरुष वोटर है हमारे इंडिया में, और 43% का जो वोटर है वो महिला है। पर लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर कितने महिला हिस्सेदारी है, 78 जो है टोटल सांसद है हमारे पूरे इंडिया में। आधे आधे वोट है, लेकिन 78 ही हमारे सांसद है महिला। और इसमें से भी जो भी 78 सांसद है, इसमें से भी जो भी महिला सांसद है उसमें या तो फिल्म जगत से आई हुई महिलाएं हैं, या फिर किसी नेता की बहू बेटी, नॉर्मल महिलाएं नहीं है, ना उनको जगह दी जाती है राजनीति में। मैं खुद आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे भी अपने लिए फाइट करनी पड़ती है कि भाई मुझे यहाँ जगह चाहिए, वहाँ जगह चाहिए, तब जाकर उस पर डिसीजन होता है कि हाँ ठीक है हम आपको रखेंगे। और टिकट तो बहुत दूर की बात है, इस बार तो मैंने फाइट करी थी एमसीडी में टिकट के लिए, लेकिन ये बोला जाता है कि महिलाएं पार्टी में अच्छी लगती हैं, अच्छा काम भी करती हैं, बहुत बहुत मेहनती भी हैं, लेकिन हम उनको टिकट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। मुझे बहुत सुन के अजीब लगा, ये हमारी पार्टी के किसी एक इंसान ने कही थी ये बात कि आपको टिकट इसलिए हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि महिलाओं के पास पैसा नहीं है। तो मेरे को वहां से समझ में आया कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट और पैसा कमाना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। तो बहुत जरूरी है कि हम जितनी भी महिलाएं हैं वो कार्यकर्ता बन गई, बहुत सी महिलाएं रह गई हैं, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारा देखा महिला आरक्षण बिल पे। जब स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम भी महिलाओं को आज तक भी शायद पार्टी में जगह नहीं मिली है। वो उनकी एज चली गई, सब कुछ हो गया, बस वो एक कार्यकर्ता बन के रह गई हैं। सिर्फ नेताओं की बीवी, बेटियां, बहू यही आगे जाती हैं और कोई आगे नहीं जाता। और इस बिल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो छोड़ दी गई, ओबीसी महिलाओं का आरक्षण, ओबीसी माइनॉरिटी महिलाओं का। एक तो मैं माइनॉरिटी से हूँ, मुस्लिम हूँ, मुस्लिम फैमिली में वैसे ही महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता है, और जो मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ तो उसमें भी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। अगर हमें उस पे आरक्षण में हमें रखे तो शायद हमारे परिवार की मेरी जैसी लड़कियां आगे आ सकती है, राजनीतिक हिस्सेदारी कर सकती हैं, बट वहां पर भी हमें जगह नहीं दी गई है सरकार द्वारा। जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो बहुत जल्दी श्रेय ले लेते हैं हर बिल का, कोई भी 3 तलाक हो या कोई भी वो नया कुछ लाते तो सारा श्रेय उनको ही चाहिए होता है। लेकिन 3 तलाक पे का जो श्रेय लेने वाले मोदी जी हैं, उनको ये नहीं दिखा कि जो जिन महिलाओं का आपने 3 तलाक पे जो श्रेय लिया है उनके लिए आपने क्या किया इस बिल में, कुछ भी नहीं किया। तो हम जैसी महिलाएं जाएंगी कहाँ? हम तो एक तो पहले मुस्लिम है, मुस्लिम के नाम पर पहले ही पीछे हैं, और हमारी महिला जो 1-2 आगे आ रही है वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सावित्रीबाई फुले, उन्होंने जितना संघर्ष करके महिलाओं के लिए आगे बढ़ी हो, और साथ में उनके बाद में बहुत क्रांतिकारी महिलाएं आई, जिनकी वजह से मतलब संविधान, मतलब हम स्वतंत्रता के अंदर कहें तो जितना योगदान सावित्रीबाई फुले
तो पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आगे अग्रसर थी और उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से आज हम महिलाएं यहाँ तक इस मंच तक पहुँच पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर शायद सावित्रीबाई फुले ने उस टाइम पर संघर्ष नहीं किया होता तो आज हम यहाँ पे हम जैसे लोग बोलने के लायक नहीं होते। ये सम्मान की और गौरव की बात है और मैं ये कहूँगी कि आज जो हमें आरक्षण की मांग की जरूरत है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आरक्षण है वो हमारे लिए महिलाओं को आरक्षण देकर भी पुरुषों के अधीन ही काम करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। कहीं ना कहीं एक बेटी, एक बहू, एक बीवी, पत्नी पुरुष प्रधान के समाज के साथ ही मिलकर काम करती है, मतलब उसको दबाया जाता है, कहीं ना कहीं उनकी बातों के साथ ही रखा जाता है और हम स्वतंत्र रूप से आज स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन हमारे को दबा दिया जाता है। तो आरक्षण के साथ में जो हमारे को मिला है और ओबीसी जो समाज है, ये SC ST OBC समाज है, इनमें आरक्षण की हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये जो किया जा रहा है आरक्षण के लिए जो ये प्रोग्राम आज रखा गया है ये बहुत ही अच्छा है। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आज समाज के अंदर, राजनीति के अंदर, आर्थिक क्षेत्र के अंदर हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को शारीरिक शोषण का धोखा देकर या मजबूर करके हमें रोक दिया जाता है। तो उसके लिए हमें अपने अधिकारों की मांग रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम आगे बढ़कर अपनी बातों को रख पाएं और हमें आरक्षण पूरी तरीके से सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है, होना चाहिए और ये जो है हम सबकी मांग है, सबका अधिकार है। यही आपसे कहूंगी कि इस चीज के लिए आगे बढ़े और अपना संघर्ष जो है करें। धन्यवाद। माननीय योगेश्वरी जी बहुत अच्छी बात बताई कि हम चीज़ों को कब कैप्चर कर पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, जैसे उन्होंने माता सावित्रीबाई को बताया कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम चीज़ों को हम क्या करेंगे, हम कैसे जाएंगे। अगर हमको संसद तक जाना है, अगर हमें DM बनना है, SDM बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी करना है, नारियों को शिक्षित होना जरूरी है। एक नारी शिक्षित होती है तो उसकी एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। तो इसी के साथ मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी माननीय कोमल वंशी जी को, आए और अपने बात। सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और यहाँ पे उपस्थित सभी महिलाएं और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे जितने भी महापुरुष आए हुए हैं सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम। और मुझे सबसे अच्छा तो यहाँ ये लग रहा है कि ओबीसी की महिलाएं बहुत कम निकल कर आती हैं। जब भी देखा जाता है तो वो महिलाएं घर की बागडोर में ज़्यादा ओबीसी होती हैं और यहाँ बहुत कम, मतलब उनकी भागीदारी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे मतलब फिर भी कुछ हिस्से में महिलाएं आई हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये निकल कर आई है। और जोरदार तालियां सभी के लिए कि सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर को आवाज कैसे कर रहा है। अभी हमारे बीच माननीय राजकुमार भाटी जी उपस्थित हुए हैं, उनके लिए आप जोरदार ताली बजाएं। हमारे विशिष्ट अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता है वो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अश्मिता ने बोला कि महिलाएं जो है शिक्षा का अभाव अभी भी है। अभी हमारे गांव क्षेत्र में चले जाओ तो बहुत सारे हैं वहाँ पे कि पढ़ाया नहीं जाता लड़कियों को। और
शगुफ्ता जी ने कहा कि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम औरतें वैसे भी बहुत कम निकल पाती हैं बाहर, आने ही नहीं दिया जाता। तो ये बिल्कुल सच है। और हमारे इस समय मोदी जी को, हमारे गवर्नमेंट को, अगर उन्होंने 3 तलाक को मतलब खत्म किया तो उन्हीं महिलाओं के लिए एक अच्छा सा कुछ ऐसी चीजें निकालनी चाहिए थी, बिल में लाना चाहिए था, ताकि वो अपने आप को एक जगह पे मतलब आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो बहुत अच्छा अग्रसर हो। और हम किसी विशेष धर्म से आते हैं तो वहाँ महिलाओं को कोई हक, अधिकार, सम्मान कुछ नहीं मिला। धर्म ने क्या किया? सती प्रथा में झोंका महिलाओं को, लेकिन संविधान ने क्या किया? पार्लियामेंट तक पहुंचाया। धर्म ने क्या किया? महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन संविधान ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। और आज हम डीएम, एसडीएम, पायलट कुछ भी बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो संविधान की देन है, किसी धर्म की देन नहीं है। और इसी के साथ में अगली कड़ी में बुलाने चाहूंगी तनु जी को, जो कि नंद नगरी से चलकर आई है। और मैं चाहूंगी कि 2 मिनट में वो भी अपनी बात रखें, क्योंकि समय का विशेष ध्यान देना, हमारे पास वक्त काफी है। तो तनु जी एक बार आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली से First of all, thank you to all. Excuse me. First of all, thank you to all मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और first of all, thank you to all members जिन्होंने मुझे यहाँ प्रेजेंट कराए, अपने भाव और अपने विचारों को, थॉट्स को यहाँ रखने के लिए। सबसे पहले मुख्य अतिथि जो है हमारे, जो इनके बारे में बात कर रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर, जहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी चीज़ें हैं जिन्होंने प्रेरित कर रखी हैं या प्रेजेंट कर रखी हैं। और नेक्स्ट हमारी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने हमें हर वुमेन्स को, हर गर्ल्स को एजुकेटेड करा है और यहाँ इतना काबिल बना दिया है कि जो एजुकेटेड होकर अपने पेरेंट्स का या अपने देश का कोई भी काम लागू कर सकें। ठीक है। और नेक्स्ट में जो ये लागू हुआ है कानून, जो ये है वुमेन्स का बिल कानून हुआ है सितंबर में, उसके बारे में बताना चाहूँगी। लोकसभा एंड राज्यसभा ने एक बिल पास करा, मतलब कि उसके अंदर एसटी और जो एससी के वर्ग के लोग हैं, उनकी जो वुमेन्स हैं, उनको रिजर्वेशन दिलाया जाएगा। 1/3 जितने भी आते हैं उसके अंदर, कितने भी घरेलू हिंसा होते हैं या हमारी लोकसभा में, विधानसभा में जितने भी कम मेंबर्स हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए। और देखा जाए कि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल के मैं देख रहे हैं छोटे से लेकर या बड़े स्टेट में जाएँ या बाहर कंट्री में जाएँ, वुमेन्स को इतना नहीं दिया जाता है, ये एजुकेशन से या हायर एजुकेशन से उसको पढ़ने पे पाबंदी लगाई जाती है, हायर एजुकेशन नहीं करना दिया जाता है, और छोटी एज में उसको शादी के समय दिखा दिए जाते हैं कि तुम नहीं पढ़ सकती हो, तुम्हें शादी करनी है एंड ऑल चीज़ें, जिसके उन पे जो माइंड पे होता है बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिससे ना हर चीज़ हो पाती है या नहीं हो पाती है। इससे ना हमारा देश बढ़ पाता है, ना कुछ और हो पाता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने उनकी शादी कर दी तो हमारा हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि हम अगर लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो हमारी इंडिया पर एक कॉन्स्टिट्यूशन पे कितना इफेक्ट पड़ता है। जो हम देखते हैं जीडीपी होती है हमारी, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंक्रीज होती हैं। अगर वुमेन्स को इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया जाएगा तो वो चीज़ें कभी भी पढ़ के नहीं आ पाएंगी, और ये इसका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो ह्यूमन बीइंग पर ही पड़ता है। हम जहाँ पे बेरोजगारी हुई या करप्शन लग गया, ये सारी चीज़ें इनसे इंक्लूड होती हैं। अगर देखा जाए तो ये रिजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर ह्यूमन बीइंग के लिए और हर उसके लिए। और जो हर वैकेंसी निकलती है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने आईएएस ऑफिसर होते हैं, जितने आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ये एसडीएम बनते हैं, यूपीए SSC बनते हैं, ये एसएससी होते हैं, इतने ऑफिसर्स बनते हैं। उसके अंदर एससी जो एसटी होते हैं उनके लिए जो वैकेंसी कट ऑफ निकलती हैं वो कम कर दी जाती हैं। जो ओबीसी होते हैं उनको इंक्रीज कर दी जाती है, और जनरल के लिए तो अलग ही बात है क्योंकि वो अलग ही हो जाता है। लेकिन अगर बहुत से मोस्ट ऑफ पीपल होंगे, उन्होंने इतना